एवरीवन, मैं राजीव चौहान और स्टूडेंट के पॉपुलर डिमांड पे हमने एक स्पेशल प्रोग्राम, एक स्पेशल सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट किया और उस प्रोग्राम का फर्स्ट चैप्टर है। ये प्रोग्राम है टॉपर्स की कहानी, टॉपर की ही जुबान। तो आज हमारे साथ पिछली साल की यूपी पीसीएस की टॉपर आपको चारू अग्रवाल हमारे साथ है। वेलकम चारू। थैंक यू सर। तो हम लोग आज बातें करेंगे, बहुत सारी बातें जो एक स्टूडेंट को जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके जहन में बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस होता है। तो हम सब वो क्वेश्चन को एड्रेस करने का कोशिश करेंगे सेशन में। और पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं चारू से। तो चारू, थोड़ा आप बताइए अपने बारे में स्टूडेंट्स को। सर बेसिकली मैं अयोध्या से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपने कॉलेज भी अयोध्या से ही कंप्लीट किया है। और वाइल आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन तभी से मैंने अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दिया था। सो सिविल सर्विसेज वाज द बेसिक ड्रीम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ओके, तो सिविल सर्विसेज वाज अ बेसिक ड्रीम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो इसी मानसिकता से हम लोग सब तैयारी करते भी हैं कि एक सिविल सर्वेंट बनना है, एक ऑफिसर बनना है। तो अभी चारू आप कहाँ पोस्टेड हैं? सर राइट नाउ अभी हम बुलंदशहर में हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट पर। ओके। तो अभी जो कब से कितने दिनों से आप पोस्टेड हैं वहाँ पे? सर इट्स बीन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स, ओके। तो ये बताइए चारू कि जो कुछ दिन पहले, 3 महीने पहले आप एक स्टूडेंट थी, अभी आप एक ऑफिसर हैं, तो ये ट्रांजिशन कैसा रहा? कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सर दिस ट्रांजिशन वाज जस्ट अमेजिंग बिकॉज पहले क्या था कि आप एम्पावर्ड उतने नहीं थे। यू डोंट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग डिसीजंस विथ इम्पैक्टफुली। नाउ when you are in a job you have an authority, you can take your own decisions. So this was a drastic change in their life and basically it had made a better version. ओके So ओके, सो अ बेटर वर्जन हैज कम आउट ऑफ Yes, यू। definitely. ओके, बहुत अच्छी बात है कि 3 महीने में मतलब जो ट्रांजिशन पीरियड है कि स्टूडेंट से एक ऑफिसर आप बनते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है और पर्सनालिटी में डेफिनेटली आप बहुत ये होती है। और चारू ने जैसा बताया कि एम्पावरमेंट, एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट फील होता है, जो अपने लिए तो डिसीजन ले ही, Yes. और अपने सराउंडिंग जो अगल बगल लोग हैं उनके लिए भी आप डिसीजन लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चारू, जो मैं थोड़ा सा आपने कहा कि आप अयोध्या से हैं, Yes, sir. ठीक है, और अभी बुलंदशहर में पोस्टेड हैं, Yes, sir. ठीक है। तो आप ने देखा होगा अयोध्या में बहुत सारे स्टूडेंट, या बुलंदशहर में भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट Yes, मिलते होंगे। तो एक प्रॉब्लम नॉर्मली रहा है कि स्टूडेंट का कि स्टार्ट कब से करा जाए, क्योंकि आजकल जो डेमोग्राफी चेंज हो गया है, बहुत लोग क्लास 12th के बाद से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक डायलेमा रहता है, ये कन्फ्यूजन रहता है कि स्टार्ट कब से करें। तो आपको क्या लगता है कि कब से होना चाहिए स्टार्ट? तो मेरे अकॉर्डिंग जब अंदर से आवाज़ आए तब शुरू कर देना चाहिए। ओके, तो जब मतलब अंदर से आवाज आए तब से आप स्टार्ट कर दो बिल्कुल सर। तैयारी। सर तो बिकॉज अगर आप तैयारी करने के लिए सोच रहे हो कि हम 12 से स्टार्ट करेंगे, ग्रेजुएशन से करेंगे, अगर वो किसी पीयर प्रेशर में कर रहे हैं, फैमिली प्रेशर में कर रहे हैं, तो उस तैयारी का कोई मतलब नहीं है। व्हेन अ पर्सन इंटरनलाइज बाय हिज और हर ओन सेल्फ कि यस नाउ द टाइम हैज कम एंड ही और शी इज रेडी टू डू दिस, then I think the preparation should begin and as I had done, like I had started it after 12th. So it depends upon persons to persons and their perspective. ओके, हाँ, तो वही चीज है कि जब भी आवाज आए, नीदर इट इज टू अर्ली नॉर इट इज टू लेट, Yes. कि आपको जब लगे कि आप तैयार हो तब से आप करोगे, तो आपके लिए ऑल द टाइम, हर समय रहता है अच्छा मौका, अच्छा तैयारी का। अच्छा ये बताइए चारू कि जो अपना यूपी पीसीएस है, Yes sir. तो इसमें स्टूडेंट बहुत सारे अपीयर करते हैं और कुछ का सिलेक्शन हो जाता है। Yes. तो बेसिकली आपने क्या पाया है कि जो जिनका सिलेक्शन हो रहा है और जिनका नहीं हो रहा है, उसमें क्या डिफरेंस पाया? क्योंकि बहुत लोग इसमें रहते हैं कि मैं पढ़ता तो हूँ, मेहनत तो मैं भी करता हूँ, 10-12 घंटे मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा नहीं हो रहा है।
तो ये एक जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी स्टूडेंट को देता है, इवन आफ्टर पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट, Yes. डे इन डे आउट, टॉयलिंग थ्रू आउट द नाइट, स्टिल दे एंड अप नॉट गेटिंग अ रैंक Yes. इन इवन इन मल्टीपल अटेम्प्ट्स। Yes, sir. तो क्या लगता है कि दोनों में क्या एक अंतर है? Sir, I think the basic difference is strategy, planning and guidance. Like आप एक ही चीज़ पढ़ो, बट अगर आप उसका रिविजन कर रहे हो और आप अपने सोर्सेज लिमिटेड रख रहे हैं एंड देयर इज समवन हु कैन गाइड यू दैट रीड लाइक दिस, प्रैक्टिस लाइक दिस, देन दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड द बेसिकली लाइक बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, दे आर डूइंग डे एंड नाइट एज यू सेड, बट दे आर स्टिल नॉट एबल टू क्लियर इट बिकॉज दे आर ऑल्सो गोइंग इन द क्राउड। इफ समवन सेड रीड दिस, दे आर जस्ट रीडिंग दैट विदाउट टेस्टिफाइंग वो सही है या नहीं है, और जस्ट दे आर गोइंग विद द फ्लो, लाइक कहते हैं भेड़ चाल में चल रहे हैं। तो दे शुड जस्ट स्टॉप ओवर अ मोमेंट, डिसाइड देयर फ्लॉज कि उनके वीक पॉइंट्स क्या हैं, बेस्ट पॉइंट क्या हैं, अपने वीक पॉइंट्स पर वर्क करना चाहिए एंड देन दे शुड वर्क अकॉर्डिंगली। ओके, तो आप लोगों ने ये सुना कि इन्होंने क्या कहा कि जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग इसकी इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी का सक्सेस में और किसी का फेलियर में। नहीं तो इन्होंने ये भी कहा कि क्राउड बिहेवियर है, सब अगर एक तरीके से चल रहे हैं तो आप भी अगर उसी रास्ते पे चलते रहोगे तो शायद आपको सक्सेस ना मिले। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना स्ट्रेंथ समझे, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना वीकनेसेस समझे और उस स्ट्रेंथ और वीकनेस के अनुसार अपना प्लानिंग करें, क्योंकि किसी के लिए हो सकता है कि आउटपुट 6 घंटे में भी उतना ही निकले जितना 10 घंटे में निकल रहा है। बिल्कुल सर। ओके, चलिए, तो ये तो बहुत सबको समझने वाली बात है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का एनालाइज करके आप प्लानिंग करें। अच्छा चारू, ये बताइए कि जो आपने तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीपीसीएस क्रैक किया ना? ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कोई क्रैक करे। तो आपने कोई कोचिंग या कुछ आपने सपोर्ट के तौर पे कुछ करा था? यस सर। ओके, सर मैंने करियर वेल ऐप में और आप लोग के गाइडेंस के थ्रू क्लियर किया था सर। इट्स अ लाइक very good opportunity which is available at a very convenient price in this India, I will say this nationwide, because आप कहीं भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप आपके थ्रू क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं एंड द फैसिलिटीज एंड द गाइडेंस means from the very basics at the every point, from answer writing, from the discussion which you guys had provided, that's very amazing. So it's been a like एक कह सकते हैं कि सिलेक्शन में सबसे बड़ा हाथ था आप लोग का। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो जनरल स्टडीज हो गया और आपने ऑप्शनल की भी कुछ Yes, sir. हाँ, तो उसके बारे में ज़रा बताएं। आपका Sir, ऑप्शनल क्या था? सर मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। ओके, यस यस, हाँ। सर सोशियोलॉजी के लिए भी मैंने डॉक्टर छापड़िया सर हैं सर, उनसे गाइडेंस लिया था। ओके ओके, तो अच्छा, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए चारू कि जो अपना एक बड़ा कंफ्यूजिंग एरिया होता है बच्चों को कि ऑप्शनल कौन सा चूज़ करें, ये बड़ा ही, अब जनरल स्टडीज़ तो सबके लिए सेम है, लेकिन अब ऑप्शनल एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाता है कि चूज़ क्या करें। तो आपको क्या लगता है, क्या पैरामीटर होना चाहिए कि ऑप्शनल चूज़ करने का, ताकि स्टूडेंट के लिए थोड़ा ये हेल्पफुल हो, वो भी चूज़ कर पाए बेस्ड ऑन दोज पैरामीटर्स? सर मेरे पैरामीटर्स ये थे कि जो भी सब्जेक्ट हम ले रहे हैं ऑप्शनल के लिए, पहली बात मेरे को वो समझ में आए। सेकेंड पॉइंट वॉज कि उसका सिलेबस कितना है। थर्ड माई पैरामीटर वॉज कि फैसिलिटी कितनी है वहाँ पर कि हम उसको एक्सप्लोर कर सके, अगर यूपीएससी में नहीं होता है तो उस ऑप्शनल के साथ हम कितना आगे जा सकते हैं अगर उस सब्जेक्ट को हम अपने लाइफ का एक हिस्सा बना रहे हैं तो। फोर्थ वॉज कि अवेलेबल मटेरियल एंड गाइडेंस, कि कोई गाइड करने वाला है कि नहीं। लाइक बहुत सारे साइंस के ऐसे सब्जेक्ट्स थे, मेरा 12th तक साइंस का बैकग्राउंड था, सो देयर वाज अ एक था कि हम बीएससी वगैरह करके या साइंस का कोई भी सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल ले सकते थे, बट आई केम टू द ह्यूमैनिटीज़ बिकॉज इट वाज लिटिल इजी गोइंग, रेशियो अच्छा था उसका और मटेरियल अवेलेबल थे। तो आप लोगों ने सुना कि 2-3 पैरामीटर्स होते हैं जो कि ऑप्शनल चूज़ करने में आपको मदद करेगा, जैसा कि चारू ने बताया। एक बताया कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल मार्केट में उपलब्ध होना चाहिए। नंबर 2, गाइडेंस, कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज़ हो या फिर कोचिंग हो। तो कुछ कुछ ऑप्शनल हैं ऐसे जिनका ना मटेरियल मिलता है आपको, ना ही गाइडेंस मिलता है, तो वो भी है। ये सब पैरामीटर्स है। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चारों ने कहा
वो कहा कि जो आपको अंदर से लगे कि हाँ आपको लग रहा है कि ये चीज़ समझ में आ रहा है, कंफर्टेबल है, एक सेंस द फीलिंग जो है, तो ओके, तो ये 3 पैरामीटर पे आप लोग जज करने का कोशिश कीजिएगा कि आपके लिए बेहतरीन ऑप्शनल क्या है। ओके, अच्छा चारू, ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। हर समय जब मैं भी पढ़ाता हूँ तो ये एक अक्सर सवाल आता है कि कितने घंटे पढ़ूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे मैं बार बार बच्चों को ये समझाता हूँ कि जो आप जब पढ़ते हो तो टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो, घंटे बेस्ड पढ़ाई मत करो। लेकिन अब एक टीचर है लेकिन आपने क्लियर करा हुआ है, तो आप इस पे थोड़ा लाइट डालिए कि एक्चुअली में है क्या इसका माजरा। सर हमने क्लियर भी आपकी ही गाइडेंस से किया है। जी। सो अकॉर्डिंग टू मी आवर्स डजेंट मैटर, टॉपिक्स मैटर ओनली। व्हाट आई यूज टू डू कि स्टार्टिंग में हम भी टाइम स्लॉट डिवाइड करते थे, 1 घंटा हिस्ट्री, 1 घंटा पॉलिटी, 1 घंटा इकोनॉमी, बट आई फेल्ड मिजरेबली. So then I also realized that topic are better parameters to decide कि कितना fruitful studies हुई है. And there are days कि कभी कभी ऐसा होता है 3-4 दिन पढ़ाई नहीं हो रही है, but I think rhythm should not get broken. आप एक रिविजन का साइकिल डेली रखो. अगर आप कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट रिविजन करें, और डेली ये डिसाइड कर ले दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस मच ऑफ द सिलेबस और दिस मच पार्ट you have to revise. So I think topics are the only parameter. Hour doesn't matter, either you study 2 hours a day or you study 20 hours a day. What matters at the last is what fruitful you are taking out of that. तो आप लोगों ने सुना, जिन्होंने क्लियर करा एग्जामिनेशन उन्होंने ही बताया कि घंटे मैटर नहीं करते हैं कि आप 2 घंटे पढ़ते हो, 12 घंटे पढ़ते हो। मैटर क्या करता है कि आपका जो टॉपिक है, जो आपने टारगेट रखा है, वो ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। ओके, अच्छा चारू, ये जो सफ़र है, प्रीलिम्स, मेंस, फिर इंटरव्यू, ये तो चलिए लगभग 1 साल का प्रोसेस हो गया, लेकिन तैयारी भी मिनिमम 1 साल पहले से स्टार्ट करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो 2 साल का सफ़र है, लंबा सफ़र, अप्स एंड डाउन्स आता है। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स का जो सिचुएशन है वो आपके भी उसमें प्रिपरेशन में आया होगा, तो कैसे इसको कैसे मैनेज करा आपने? सर द डे जिस दिन प्रिलिमिनरी का एक फॉर्म भरा था, उस दिन से एक डाउट रहता है कि प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं. इतने लाख बच्चे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे, फिर उनमें से कुछ सेलेक्ट होंगे, फिर मेंस में जाएंगे, तो ये क्वेश्चन मार्क और एक सेल्फ डाउट रहता है. बट अगर आप अपने मन में ये डिसाइड कर लो कि जो होगा देखा जाएगा, यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट आउट ऑफ इट. सो एक कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है. सो वाइल आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग, बहुत टाइम ऐसा था कि आई वॉज वेरी डीमोटिवेटेड कि भाई नहीं हो पाएगा ये हमसे, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. बट द ओनली थिंग इज you have to do it. And when this spirit remains alive in yourself, then nothing can stop you. So like after giving the prelims, I was not sure that whether I would be clearing for the mains or not. But teachers like you had kept me motivated that you should go for the preparation of the mains. We'll see the result when it would come. And when the result had came, it was a positive. And I was like, okay, thank God I was preparing for the mains after the prelims, so that it doesn't breaks my continuity. तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कहा है, आप लोग गौर कीजिएगा जरूर से, कि हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो प्रीलिम्स एक स्टेज बहुत ट्रिकी स्टेज होता है, क्योंकि सबसे अधिक नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रीलिम्स में ही होते हैं. यूपी पीसीएस की बात करें तो लगभग 4 लाख स्टूडेंट प्रीलिम्स देते हैं, तो अब उसमें मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं. तो प्रीलिम्स बड़ा डाइसी होता है. और दूसरा चीज़ इन्होंने ये कहा कि जो पहले श्योरिटी नहीं था इनमें कि भाई हम प्रीलिम्स करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा, रोका नहीं इन्होंने, तोड़ा नहीं इन्होंने. और इन्होंने जब रिजल्ट आया तो प्रीलिम्स भी हो गया और मेंस का उतना दिन तैयारी करा हुआ था कि रिजल्ट कन्वर्ट भी हो गया फाइनली. तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखना होगा, ये चीज़ का जरूर से आप ध्यान रखें, कॉन्टीन्यूटी इज़ इम्पॉर्टेंट. अच्छा चारू, ये बताइए कि जो बहुत ये बोलते हैं कि मैं तो कॉरपोरेट जॉब में हूँ, या मैं अभी फ़िलहाल में जो भी एसएससी में जो स्टूडेंट क्लियर करते हैं, इंस्पेक्टर या कुछ बनते हैं, वो जॉब में हूँ, या मैं बैंक के जॉब में हूँ. और तो मैं अगर सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँ, मैं टाइम को कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि अभी आप भी ऑफिसर हैं,
तो आप भी देख रहे हैं कि कितना बिजी शेड्यूल रहता है, सब रहता है, तो इस पे थोड़ा लाइट डालें, क्योंकि ये बहुत एक एरिया है जहाँ कि उनको मन तो है करने को, लेकिन है कि बोलते हैं कि टाइम नहीं है। तो थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। सर टाइम मैनेजमेंट ये आपके पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाता है व्हेन यू कम इन द वर्किंग लाइफ। ओके, सो व्हाट आई लर्न आफ्टर बिकमिंग एन ऑफिसर इज़ दैट कि जो लोग जॉब में हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, बिकॉज दे लर्न देन हाउ टू मिनिमाइज देयर सोर्सेज। अर्लियर व्हेन आई वाज आल्सो स्टडिंग देन आई यूज्ड टू समटाइम्स थिंक कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, बट नाउ व्हेन आई हैव अ लिमिटेड टाइम देन नाउ आई यूज टू थिंक भाई एक सब्जेक्ट पढ़ ले, उसका रिविजन कर ले, एक ही सोर्स से पढ़ें। तो फॉर द टाइम मैनेजमेंट आई विल से दे शुड मिनिमाइज देयर सोर्सेज, स्टिक ओनली ऑन द वन थिंग विच दे आर स्टडिंग, एंड like more of a smart work and less of a hard work. When there are lots of time, they will deviate their mind in notes making, in extracting different sources. But when they have a limited time, they will just go with the digitalization. हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। So that's the key for the time management. देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बोला, जो कि एसएससी में क्लियर कर चुके हैं, बैंक में क्लियर कर चुके हैं, टीचर जो हैं या कोई भी तरह के आप नौकरी कर रहे हैं तो कर वहाँ से भी सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी इन्होंने कहा। सच बात है कि ये पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी है, लेकिन एक चीज़ और आप इन्होंने जो कहा, ये कहा कि टाइम कम होने के कारण से सोर्सेस को हम मिनिमाइज करते हैं। तो सच बात ये है कि वो दैट इज़ द की, कि हम कम सोर्स पढ़ें, बहुत सोर्स के चक्कर में ना पड़े और उसी को इतनी बार रिवाइज करें ताकि वो चीज़ अपने को बहुत अच्छा पकड़ रहे। तो कर सब सकते हैं, टाइम मैनेज कर सकते हैं। चलिए, अच्छा चारू, अभी जो नॉर्मली पहले जो देखा जाता था कि लोग ग्रेजुएशन कर लिए या पोस्ट ग्रेड कर लिए, उसके बाद सर्विसेज में जाते थे। अभी लोग कहते हैं कि प्रोफाइल थोड़ा, जो स्टूडेंट का सिलेक्शन जो हो रहा है उसका थोड़ा प्रोफाइल चेंज हो गया। आप तो सर्विस में बहुत लोगों से मिले होंगे, ट्रेनिंग हुआ या जो भी सब चीज़ है, तो आप उस पर बताएं कि किस तरह के प्रोफाइल के स्टूडेंट आ रहे हैं। सर आई गॉट अ मिक्स्ड प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट्स। देयर आर मैनी जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, कुछ ऐसे भी जिन्होंने 12th के बाद से की, कुछ पोस्ट ग्रेड के बाद आए हैं। देयर आर मैनी फ्रॉम द आईआईटी बैकग्राउंड्स, देयर आर मैनी जिन्होंने बैंक या एसएससी के प्रिपरेशन से भी आए हैं। तो आई जस्ट गॉट अ मिक्स्ड पर्सनालिटी एंड आई थिंक द बैकग्राउंड डजंट मैटर। When you start preparing for the civil services, you have a different sort of a temperament in your lifestyle. So background doesn't matter. Whatever exam you are thinking of and whatever you are preparing already and whatever you are doing, that is just like creating a boost up for you. हाँ, तो बैकग्राउंड डजंट मैटर, डेफिनेटली इट डजंट मैटर। और प्रोफाइल भी मिक्स प्रोफाइल आ रहा है, तो कोई भी समय से स्टार्ट कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि एसएससी और बैंक वाले जो हैं वो लोग भी बहुत सारे आए हैं, तो डेफिनेटली सबके लिए आजकल कहा जाए तो एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो रहा है और सब क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगा चारू, कि जो बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमारा बैकग्राउंड वैसा नहीं है जिससे कि हम अफोर्ड कर पाए आइदर कोचिंग या अफोर्ड कर पाए आइदर प्रिपरेशन, कि मुझे काम करना चाहिए, प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। ये भी एक नॉर्मली दिमाग में आता है। तो क्या है इसमें बैकग्राउंड कितना मायने रखता है, मतलब इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड? सर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ एक्सटेंट तक मायने रखता है। लाइक इफ दैट पर्सन इज नॉट अ अलोन ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली एंड ही और शी इन द स्टेट ऑफ अ डाइसी सिचुएशन दैट उसको प्रिपरेशन करना चाहिए कि पढ़ाई करना चाहिए, देन आई थिंक दोनों काम एक साथ हो सकता है। व्हेन करियर वेल जैसे आप अवेलेबल हैं, जहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उन सिचुएशन में अगर आप काम भी कर रहे हो तो एट एनी मोबाइल प्लेस यू कैन स्टडी ऑल्सो एंड यू कैन ऑल्सो मैनेज योर वर्क। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट लर्निंग वाइल स्टडिंग एंड वर्किंग टुगेदर। हाँ, ये भी बात सही है, जो आप काम भी कर रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो। तो डेफिनेट मुझे लगता है कि इंटरव्यू में भी जब अगर कोई बंदा उस तरह से पहुंचता है, कहता है कि मैं काम भी कर रहा हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो शायद वो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू पे भी ये इंप्रेशन पड़ता होगा कि हाँ इसमें है दम। यस सर, इट गिव्स अ बोनस that and also there's a chance that you know some of the questions, probable questions of the interview that maybe get directed towards your previous job. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच चारू। आपका जो इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल है उससे आपने टाइम निकाला, बुलंदशहर से यहाँ तक ट्रैवल किया,
ताकि आपका मैसेज जो है वो सब दूर दूर तक पहुंच पाए। सो अगेन हम मेरे तरफ से और पूरा करियर विल आईएएस के टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। जो हमने आज एक स्टार्ट किया है चैप्टर कि टॉपर्स की कहानी, टॉपर्स की ही जुबानी, ये कंटिन्यू रहेगा। ये पहला श्रृंखला इस चैप्टर था और बहुत सारे ढेर सारे हम टॉपर्स लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे उनका स्ट्रैटेजी, ताकि आप रियल में समझ पाए कि एक्चुअली में है क्या प्रिपरेशन और आप एक सक्सेसफुल प्रिपरेशन कर सके, ना कि सिर्फ प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।